स्वागत है आपका एक बार फिर से। तो नेशनल हेराल्ड केस को लेकर के फिर से एक बार सियासी उबाल है और इस सब के बीच सवाल है कि ये घपले का मामला है या बदले का मामला है। आज इसको समझेंगे विस्तार से। तो प्रदर्शन निदेशालय यानी कि ईडी ने नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड यानी कि एजेएल से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मंगलवार को पहली चार्जशीट दाखिल की। इसमें आरोपी नंबर 1 सोनिया गांधी और आरोपी नंबर 2 राहुल गांधी को बनाया गया है, जबकि सैम पित्रोदा, सुमन दुबे के नाम भी इसमें शामिल हैं। इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी ने देश भर में ईडी दफ्तरों के बाहर आज विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली में पार्टी मुख्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में भी लिया। ईडी के चार्जशीट के विरोध में कांग्रेस के नेताओं की नाराजगी दिन भर सामने आती रही। कुमारी शैलजा ने कहा कि राहुल की सच्चाई से डर कर बीजेपी ये सब कर रही है और हमें इनके खिलाफ सड़क पर उतरना होगा। तो कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा कि अत्याचार बंद करने वाले याद रखें। तो अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी बार बार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। वहीं एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ईडी को खत्म कर देने की बात कही। कहा कि कांग्रेस को यह काम पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन असली जंग तो छिड़ी कांग्रेस और बीजेपी के बीच। सुनिए क्या कहा कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने। सिर्फ उत्पीड़न और प्रतिशोध की राजनीति है और सूत्रधार दो व्यक्ति हैं जिनकी मानसिकता ही आपराधिक है। जबकि दूसरी तरफ बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस को प्रोटेस्ट करने का तो अधिकार है, लेकिन जमीन और संपत्ति लूटने का अधिकार नहीं है। सुनिए बीजेपी का तंज। देश भर में धरना देने की बात कर रही है। धरना देने का अधिकार उनका है, लेकिन जमीन और फंड लूटने का अधिकार नहीं है उनका। वार पलटवार तो दिन भर सिलसिला चलता रहा, ये हम आपको आगे दिखाएंगे। बहुत ही तीखे हमले हुए हैं एक दूसरे के ऊपर में, लेकिन यह समझना इससे पहले जरूरी है कि यह पूरा मामला क्या है, कब यह शुरू हुआ, कैसे अदालत तक पहुंचा और अब ताजा स्थिति क्या है। आइए आपको ग्राफिक्स पॉइंटर्स के जरिए एक एक करके मैं जल्दी से इस पूरे मामले का ब्रीफ बता दूं। यह मामला है नेशनल हेराल्ड केस को समझने का। समझिए कि नेशनल हेराल्ड एक समाचार पत्र रहा है। आप देख रहे हैं तस्वीर में। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी शुरुआत की थी। कांग्रेस के मुखपत्र के तौर पर यह उस समय में हुआ करता था। आजादी के आंदोलन का दौर था और भारत की बातों को बताने के लिए नेशनल हेराल्ड एसोसिएट जर्नल लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनाई गई थी, जिसके द्वारा यह संचालित हो रहा था और यह आज भी कंपनी मौजूद है। उसी के तहत यह नेशनल हेराल्ड अखबार रहा है। आगे जरा दिखाइए। अब इसी को लेकर के बड़े सवाल जो खड़े हुए हैं कि 2008 में घाटे के कारण नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन बंद कर दिया गया, क्योंकि अखबार की बिक्री घट गई थी। कांग्रेस ने एजेएल को 90 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त लोन दिया इस दौर में, क्योंकि यह कंपनी लगातार घाटे में चल रही थी। नेशनल हेराल्ड को चलाने वाली कंपनी एजेएल। 2010 में एक तीसरी कंपनी बनाई गई, यंग इंडिया लिमिटेड करके, YIL ये कंपनी बनाई गई। यहां से आरोपों का दौर शुरू होता है। YIL में सोनिया और राहुल गांधी की 76% की हिस्सेदारी है, 38% की। बाकी कुछ और नेताओं की थोड़ी थोड़ी हिस्सेदारी थी, जिसमें मोतीलाल वोरा है, ऑस्कर फर्नांडिस है और भी एक दो नाम हैं जिनके थोड़ी थोड़ी हिस्सेदारी थी, लेकिन मुख्य रूप से इन दोनों नेताओं की थी। अब हुआ ये कि एजेएल के जो शेयर्स थे वो यंग इंडिया को केवल 50 लाख के एवज में 99% शेयर ट्रांसफर कर दिए गए, जबकि एजेएल के पास 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति का अनुमान बताया जा रहा है, जो आज के मार्केट रेट से बीजेपी कह रही है कि 5000 करोड़ के आसपास है। कांग्रेस ने बाद में वो जो 90 करोड़ का लोन दिया था एजेएल को, YIL को जो शेयर्स ट्रांसफर हुए उसके बदले में 90 करोड़ का लोन माफ कर दिया। अब ये दोनों अलग अलग, कांग्रेस का लोन YIL को शेयर गए और क्यों माफ हुआ, ये एक सवाल है। 2012 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया
कि यंग इंडिया के जरिए गलत तरीके से इसका अधिग्रहण हुआ है और पहली बार कोर्ट ले गए इस मामले को स्वामी। एजेएल की संपत्तियों का गलत तरीके से अधिग्रहण का आरोप इसमें लगाया उन्होंने अपनी याचिका में कि यह करप्शन का मामला है, यह इस कंपनी को हड़पने का मामला है, यह आरोप लगाया। 2014 में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच शुरू कर दी। यह एक तीसरा एंगल है इसमें, क्योंकि ईडी ने अलग से इस पर पड़ताल शुरू की। सोनिया और राहुल गांधी से भी इस मामले में बाकायदा पूछताछ हुई है। 2015 में दोनों को जमानत अदालत से मिली और इसीलिए बार बार बीजेपी कहती है कि दोनों नेता कांग्रेस के शीर्ष जो हैं वो जमानत पर हैं भ्रष्टाचार के मामले में। 2023 में ईडी ने एजेएल और यंग इंडिया की 751 करोड़ रुपए की संपत्ति को अटैच कर लिया, जब्त कर दिया। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ में एजेएल और यंग इंडिया की संपत्ति को जब्त कर लिया गया इस मामले में पड़ताल करते ईडी ने। और अब 2025 में ईडी ने इन संपत्तियों पर कब्जा भी शुरू कर दिया, क्योंकि इसको ईडी के मुताबिक जो अब चार्जशीट दाखिल की गई है कि इसमें करप्शन की बात है। गांधी परिवार ने एजेएल की संपत्तियों का अवैध उपयोग किया, यह आरोप लगाया गया है। जो स्वामी जो दावा करते हैं इस मामले में, यह आरोप है उनके पिटीशन में। और इसको लेकर के करप्शन के तहत यह ट्रांसफर हुआ है एक कंपनी से दूसरी कंपनी में। ईडी ने चार्जशीट को अब दाखिल कर दिया है कल, और इसी के बाद फिर से एक बार सियासी भूचाल आया है। चार्जशीट में सोनिया गांधी को आरोपी नंबर 1, राहुल गांधी को आरोपी नंबर 2 और इसमें कई और नेताओं के भी नाम शामिल किए गए हैं। अब चूंकि कांग्रेस के दोनों शीर्ष नेता इसमें शामिल होते हैं और उनके खिलाफ ये आरोप लग रहे हैं, तो फिर सियासी भूचाल आना तय था, जो आ चुका है। घमासान छिड़ा है। हम आपको घमासान में जो एक दूसरे पर हमले हो रहे हैं वो दिखाएंगे, लेकिन पहले हमारे साथ जुड़ गए राहुल लाल साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट, और सुनील भंसाली साहब हैं, इकोनॉमिस्ट। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है लाइव टाइम्स पर। सुनील जी, पहले तो आपसे जरा समझना चाहेंगे, क्योंकि ये भी अदालती मामला है और आदान प्रदान का मामला है। क्या है यहां कांग्रेस के तर्क हैं कि भाई 1 रुपए का तो ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं, आज पूरे दिन कांग्रेस यही कह रही है, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग कहां से हो गया? ईडी किस बात की जांच कर रही है? कहां से करप्शन का मामला हो गया? जबकि बीजेपी कह रही है कि आपने 50 लाख में 5,000 करोड़ की संपत्ति को इधर से उधर कर लिया है। क्या ये? नमस्कार, लाइव टाइम्स के जितने भी दर्शकों को हमारा नमस्कार सर। नमस्कार आपको भी। ये जो मामला है, जो इशू है, वो है कैपिटल गेन का और टैक्स इवेजन का। इनकम टैक्स एक्ट में एक प्रोविजंस है सेक्शन 56 में जी, अगर कोई भी प्रॉपर्टी फेयर मार्केट वैल्यू से पहले अगर एक्सचेंज होती है तो उसकी वैल्यूएशन वापस होगी और फेयर मार्केट वैल्यूएशन होगा उसका। फेयर मार्केट वैल्यूएशन का इनकम टैक्स में एक प्रोविजन बनाया हुआ है, एक तरीका बनाया गया है, हाउ टू कैलकुलेट द फेयर मार्केट वैल्यू। जैसा कि आपने कहा कि भाई 100 रुपए का शेयर, उन्होंने 100 रुपए के शेयर लेके और 5,000 की प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली, जो कि बिल्कुल भी कानून के संगत नहीं है, कानून के तहत नहीं होता है। तो इसके लिए जो भी अगर किसी कंपनी में कोई प्रॉपर्टी है और उसकी वैल्यूएशन 5,000 करोड़ की है, तो ऑब्वियसली उसकी शेयर वैल्यूएशन भी 5,000 करोड़ के ही होंगे। आप उसको 10 रुपए या 100 रुपए में नहीं परचेज कर सकते हैं। अगर आप परचेज करते हैं तो टू दैट एक्सटेंड वट एवर द फेयर मार्केट वैल्यू इज देयर और माइनस जो आप करें वो आपका कैपिटल गेन होगा और टैक्सेबल इनकम होगी और उसके ऊपर इनकम टैक्स आपको देना पड़ेगा। ये सेक्शन 56 में क्लियर कट डिफाइंड है और ये असेसमेंट ईयर 17-18 से तो ये तो बंसाली साहब आप एक और करप्शन की तरफ इशारा कर रहे हैं कि इसमें टैक्स का भी इवेजन हुआ है। प्रॉपर्टी तो ट्रांसफर हो गई लेकिन टैक्स नहीं सरकार को दिया गया 1 रुपए का भी। ये एक अलग एंगल हो जाता है। एक और बड़ा सवाल है, मैं आपके पास लौटूंगा इसको लेकर के, लेकिन राहुल लाल साहब भी है हमारे पास, सियासी मसलों को वो हमें बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सियासी बयानबाजियां सुना देता हूं राहुल जी, ताकि आपके लिए जवाब देने का पॉइंट होगा। अब इसको देखिए, बीजेपी कांग्रेस के बीच में घमासान आज छिड़ा हुआ है किस तरीके से, और इसको लेकर के क्या क्या बातें हो रही हैं जरा देखिए। अपने नेता के बचाव के लिए सामने आए कांग्रेस नेता जयराम रमेश और अभिषेक मनु सिंह भी। अभिषेक मनु ने कहा कि इस मामले में कोई पैसों की लेन देन नहीं हुई है, इसलिए भ्रष्टाचार का सवाल ही नहीं उठता है। तो बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद भी सामने आए, कहा कि ये गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है। जरा सुनिए।
एक बात है, कॉमर्स में इस परिवार का जवाब नहीं है। 50 लाख में 90 करोड़ की संपत्ति प्राप्त कर लेना, 90 करोड़ राइट ऑफ कर देना और हजारों करोड़ की संपत्ति का मालिकाना हक प्राप्त कर लेना। और दूसरे सदस्य जो मेंबर हैं 3 करोड़ में जमीन खरीदते हैं हरियाणा में और कमर्शियल यूज हो जाता है और 58 करोड़ रुपए में बेच देते हैं। तो ये तो इस देश को सीखना चाहिए कि ये जो गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, इसलिए मैं इसको गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट कह रहा हूं, गांधी जी नहीं, गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। बी वेरी क्लियर अबाउट इट। क्या सवाल पूछते हैं ये लोग, परिवार के लोग? सैलरी नहीं, कोई पर्क्स नहीं, कोई घर गाड़ी नहीं। तीसरा, कोई प्रॉपर्टी खरीदी नहीं इस कंपनी ने, न बेची। चौथा, इसने कोई आर्थिक कार्यक्रम कुछ किया ही नहीं, कोई आर्थिक क्रिया, वाणिज्य की क्रिया। ये नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्शन 8 कंपनी थी। अब इन तथ्यों पे जब न प्रॉपर्टी हिली, जो भी कानपुर, बरेली, दिल्ली की प्रॉपर्टी वैसी की वैसी हैं, उनका मालिक अभी भी एजेएल ही है। सिर्फ एजेएल की शेयर होल्डिंग अब 99% यंग इंडिया की है और यंग इंडिया में बैठे हैं 3-4 डायरेक्टर्स जिनको कोई डिविडेंड भी नहीं मिलता है। तो कौन सी मनी लॉन्ड्रिंग? अब कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने यह भी कहा कि एजेएल कंपनी यंग इंडिया को ट्रांसफर नहीं हुई है, पूरी की पूरी कंपनी सिर्फ शेयर ट्रांसफर हुए हैं, कंपनी की मिल्कियत अभी भी एजेएल के पास ही है। तो फिर भ्रष्टाचार कैसा? लेकिन बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी 90 करोड़ की देनदारी में बिक गई, वो भी पार्टी की। तो बेचने वाले और खरीदने वाले एक ही थे, ये कैसे हो सकता है? जरा सुनिए। कांग्रेस पार्टी ने उसको विभिन्न समय पर अलग अलग राशियां दी, लोन दिए, रुपये दिए। कई दशकों बाद वो टोटल रुपया हो गया 90 करोड़। अब वो 90 करोड़ हो गया और ये उद्देश्य था कि ये पुराना नाम नेशनल हेरल्ड, जो एक कंपनी का नाम था एजेएल, एसोसिएटेड जर्नल, जो पूरा नेशनल हेरल्ड का ब्रांड चलाती थी, जिसके पास पुरानी जितनी भी संपत्तियां हैं, अचल संपत्तियां, प्रॉपर्टीज अलग अलग विभिन्न भागों में, तो इसका पुनर्निर्माण कैसे किया जाए? पुनर्निर्माण का बड़ा एक सरल तरीका था कि इसको डेट फ्री कंपनी बनाना है, इसको ऋण न रहे। तो ये जो लोन था, ये 90 करोड़ का जो ऋण था इस कंपनी पे, उसको ट्रांसफर किया गया एक नई नवेली कंपनी को। वो नई नवेली कंपनी का नाम था यंग इंडिया, जिसमें कि कोई कंपनी जो कि 90 करोड़ की देनदारी में बिक गई, जिसके पास हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी थी। दूसरी दृष्टि से देखें तो एक विचित्र केस है जिसमें खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों एक ही थे। तीसरी दृष्टि से देखें तो बहुत विचित्र बात है कि यह दावा किया जाता है कि यह स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के कंट्रीब्यूशन से और उनकी स्मृति में प्रारंभ किया गया देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, और कांग्रेस के दौरे हुकूमत में बंद हो गया। राहुल लाल जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सुनील बंसाली साहब इकोनॉमिस्ट हैं हमारे साथ और इस कंपनी जैसे कानूनों और मसलों को समझते हैं। राहुल लाल जी, ये जो तमाम दलीलें आज दी जा रही हैं, अदालत में मामला पहुंचा है, क्या निकल के आएगा ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन क्या लगता है, जो दोनों, एक तरफ कहा जा रहा है कि ये बदले की कार्रवाई है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि ये तो कांग्रेस गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है। अजय जी, मुझे तो लग रहा है कि ना तो ये बदले की कार्रवाई है, ना ये घपले की कार्रवाई है। यह कार्रवाई सीधे सीधे संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग की कार्रवाई है और एक पार्टी की छवि खराब करने की कोशिश है ईडी जैसे चीजों को लेकर। क्योंकि देखिए, आपने एजेएल और तमाम नेशनल हेराल्ड केस को बड़ा विस्तार से समझाया, लेकिन थोड़ा ईडी को भी समझ लेने की जरूरत है। अभी बजट सत्र जब हो रहा था और वित्त राज्य मंत्री जिन्हें बजट सत्र में बड़ा एक अच्छा तथ्य रखा वहां पे ईडी को लेके, कि पिछले 10 वर्षों में ईडी ने 183 केसेस जो है कि वो लिए, किन मामलों के केसेस की ईडी ने जांच कर रहे थे, जो पूर्व सांसद, पूर्व विधायक या वर्तमान सांसद, वर्तमान विधायकों के।
और उसमें से 10 वर्षों में केवल 2 मामलों में ईडी सजा दे पाई है उसमें। इसका मतलब है कि पॉलिटिकली, और अगर दूसरे आंकड़ों को देखें कि सत्ता पक्ष के लोगों का कितने जांच पड़ताल ईडी कर रही है और विपक्ष के कितने जांच पड़ताल ईडी कर रही है, तो उसमें अधिकांश मामले हम लोगों को दिखाई देते हैं कि जो विपक्षी लोग हैं उन्हीं की जांच होती है, और विपक्ष के लोग अगर भूल चूक से सत्ता पक्ष का दामन छू भी ले तो उसके मामले में भी ईडी की गति बड़े कछुए वाले हालत में पहुंच जाती है। तो ये तो है ईडी का ट्रैक रिकॉर्ड नंबर 1। नंबर 2, जी। अभी एक चर्चा हो रही थी कि भाई वो कितना उसका जो एजीएल कंपनी है 5,000 करोड़ का परिसंपत्ति बीजेपी भी बता रही है, तमाम लोग बता रहे हैं, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर उसने असेसमेंट जो किया एजीएल संपत्ति का, वो 358 करोड़ का असेसमेंट किया हुआ था इनकम टैक्स ने। इनकम टैक्स बता रही है 358 करोड़, बीजेपी बता रही है 5,000 करोड़, खुद ईडी मान रही है 5,000 करोड़। तो अलग अलग संस्थाओं के अंतर्गत भी आप देखें वो कितना है, आखिर परिसंपत्ति एजीएल की है कितनी। पहले मामला तो यहीं पर फिक्स नहीं हो पाया है अब तक। दूसरा चीज अजय जी देखिए, ट्रिब्यूनल में पिछले साल अप्रैल 2024 में ट्रिब्यूनल में यह मामला था। ट्रिब्यूनल ने एक तरह से ईडी को आदेश दिया था कि 1 वर्ष के भीतर आप सीधे सीधे जो है कि चार्जशीट दाखिल कीजिए। 2012 का मामला चल रहा है और बिल्कुल 365वें दिन तब जाके किसी तरह से ईडी ने यह चार्जशीट दाखिल किया है। मैं तो कह रहा हूं कि भाई अच्छा हुआ कि कम से कम 2012 के मामले में 2025 में चार्जशीट दाखिल हो गई, नहीं तो ये तो पता नहीं कब तक, अनंत काल तक ये मामला चलता ही रहता है। एक चार्जशीट तो दाखिल हो गई है, कम से कम यही एक खुशखबरी की स्थिति है, नहीं तो ईडी तो इसमें चार्जशीट भी दाखिल करने की हालत में नहीं थी अब तक। ठीक हमें लग तो रहा है आपको लगता है कि ये बदले का मामला है, अगर मैं समझ पा रहा हूं, कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की पूरी कोशिश है। ठीक है, तो यानी कि बदले की पक्ष में आप हैं इस पूरे मामले में। अभी राहुल लाल साहब, आपसे मैं सवाल पूछूं उससे पहले एक और जो दलील दी है अभिषेक मनु सिंघवी साहब ने, बहुत बड़े वकील भी हैं वो और मामला अदालत में है, इस दलील को भी सुनते चलते हैं। ये उद्देश्य होता तो यंग इंडिया नहीं बनाता। यंग इंडिया क्या है? यंग इंडिया है कानून में जिसको कहते हैं सेक्शन 8 अनुच्छेद 8 की नॉट फॉर प्रॉफिट चैरिटेबल कंपनी। मतलब क्या होता है इसका? हर कंपनी में 2 या 3 चीजें होती हैं। एक तो जो कमाई होती है, जो रुपया आता है उसमें जो भी कमाई होती है उस सबको आप डिविडेंड के तौर पे बाहर दे सकते हैं उसके शेयर होल्डर्स को। इस कंपनी में 1 पैसा, अगर ये 50 करोड़ 500 करोड़ 5,000 करोड़ भी प्रॉफिट बनाती है तो 1 पैसा आप डिविडेंड दे ही नहीं सकते, प्रतिबंधित है अनुच्छेद 8 के अंतर्गत। अब सुनील बंसाली साहब, आपसे मैं समझना ये चाहता हूं, अभिषेक मनु सिंघवी साहब कह रहे थे कि जो भी शेयर ट्रांसफर किए गए हैं एजीएल के यंग इंडिया लिमिटेड में, वो तो नॉन प्रॉफिट कंपनी है, तो इसमें किसी को कुछ तो मिला नहीं, तो ये करप्शन कैसे हुआ। लेकिन मैं एक बात नहीं समझ रहा हूं जो आपसे समझना चाहता हूं। एजेएल के शेयर्स बताया जा रहा है कि लोन को इक्विटी में कन्वर्ट करके खत्म करने के लिए शेयर को ट्रांसफर किया गया ताकि लोन खत्म हो, कंपनी हेल्दी बने। यह भी बात अपनी लंबे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिंघवी साहब ने कही है आज। अब सवाल मेरा यह है कि एजेएल कर्जदार थी, कर्ज देने वाली कांग्रेस पार्टी थी, तो ये तीसरी कंपनी एक, भले वो नॉन प्रॉफिट कंपनी हो, यंग इंडिया लिमिटेड, जिसके की सर्वे सर्वा थे 76% के सोनिया राहुल और बाकी कांग्रेस के नेता मिलकर के थे, वहां तीसरी कंपनी को ये ट्रांसफर क्यों हो जाता है शेयर? कांग्रेस से कर्जा और कर्जा चुका एक तीसरी कंपनी को, ये क्या गेम है? या क्या ये कोई गेम है? ये मैं समझना चाहता हूं आपसे। सर, ये एजीएल एक कंपनी बनी सबसे पहले और उसके बाद यंग इंडिया बनी, और अभी आपने जैसे बताया कि यंग इंडिया की मेजोरिटी शेयर जो है, एजीएल की मेजोरिटी शेयर आ गई यंग इंडिया के पास में, तो ऑटोमेटिकली जो भी एसेट्स और प्रॉपर्टीज होगी एजीएल की, वो ऑटोमेटिक प्रॉपर्टी बन जाएगी यंग इंडिया की। और एजीएल ने लोन ले रखा था कांग्रेस पार्टी से 90 करोड़ समथिंग, उस 90 करोड़ लोन को उन्होंने बेच दिया यंग इंडिया को। वो लोन था कन्वर्टेबल लोन, अगर आप लोन रीपेमेंट नहीं करेंगे तो वो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इक्विटी में कन्वर्ट, यंग इंडिया ने वो लोन परचेज करके इक्विटी में कन्वर्ट करवा लिया, तो ऑटोमेटिकली जो इक्विटी थी एजीएल की वो यंग इंडिया के पास आ गई, और ये मेजोरिटी शेयर आ गई। मेजोरिटी 98 जैसे 38 प्लस 24% अदर मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस के थे, तो 100% लगभग शेयर हो गई इनके पास, 78% गांधी फैमिली के पास और बाकी दूसरे लोगों के पास। जैसा कि न्यूज आ रही है कि वो जो दूसरे कांग्रेस मेंबर है वो भी है भी नहीं और उनके कोई क्लेमेंट भी नहीं है, तो वो शेयर भी इन्हीं के पास, गांधी फैमिली के पास आ जाएंगे।
तो ये सारा का सारे यंग इंडिया की शेयर, एजीएल की शेयर होल्डिंग सारी यंग इंडिया के पास आ जाएगी, और जिसके तहत ये सारे के सारे जो भी एसेट्स होंगे उनके, वो एसेट सारी यंग इंडिया की हो जाएगी। और अभी मंगनू सिंघवी साहब ने कहा कि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, सेक्शन 8 की कंपनी है। कंपनीज एक्ट के अंदर ऐसी कंपनियां बनती है जो सेक्शन 8 की होती है, और उनमें कोई प्रॉफिट शेयरिंग होता नहीं है, उनमें कोई डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसमें वो ट्रस्टीज वगैरह को या डायरेक्टर को रेमुनरेशन वगैरह तो दे ही सकते हैं। तो बाय वे ऑफ दैट आल्सो दे कैन टेक द मनी। और ऐसे भी एसेट्स की सारी मलकियतनामा सारा का सारा यंग इंडिया के पास आ जाता है। यंग इंडिया की सारी शेयर होल्डिंग गांधी फैमिली के पास है, तो वो ऑटोमेटिकली सारी एसेट जो है एजीएल की, वो यंग इंडिया के पास आ जाती है सारी। तो ये डायरेक्टली मनी की साइड, कोई मनी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, कोई मनी ट्रेल नहीं हुई, लेकिन ये एक विंडो ड्रेसिंग टाइप ऑफ थिंग्स हो गई, जिससे कारण बिना कुछ किए ही आपके पास हजारों करोड़ की संपत्ति आ जाती है। ओके, तो अब राहुल लाल जी, अगर ये सिर्फ संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग है, तो फिर ये क्या है जो हमें अर्थशास्त्री समझा रहे हैं? और इसी में मैं अपना सवाल भी और एक जोड़ देता हूं कि कर्ज कांग्रेस का, और कर्ज वापस लेती है पूरी कंपनी के शेयर के तौर पर, वो भी सोनिया गांधी, मतलब कांग्रेस के नेता लोग ले लेते हैं। भाई कांग्रेस के पार्टी के पास अगर ये वापस गई होती ये प्रॉपर्टी कर्ज चुकाने के, कर्ज को खत्म करने के तौर पर, तो भी बात समझ में आती है। पार्टी के पास नहीं गई। यंग इंडिया लिमिटेड कांग्रेस पार्टी की नहीं है संस्था, वो एक अलग संस्था है जिसमें जो डायरेक्टर्स हैं आप जान रहे हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कुछ और कांग्रेस जन। तो कांग्रेस का पैसा क्या इनका पैसा होता है, नेताओं का पैसा होता है, जिसके एवज में वो कंपनी को अपनी कंपनी में ले आए एजीएल को? सबसे पहले तो अजय जी, एनसीएलटी में हम लोग लगातार देखते रहते हैं कि डेब्ट इक्विटी में बदलता है। ये कोई सातवां आश्चर्य वाली कहानी नहीं है जिस तरह से इसको सातवें आश्चर्य के तौर पे प्रकट लेकिन किया जा रहा है। बिटवीन नंबर 2 ने किसके बीच में, जिसने कर्ज दिया, जो कर्जदार है और जो लेने वाला है, उसके बीच में, या कोई तीसरी कंपनी में चला जाएगा? आपसे हमने पैसे लिए और मैंने पैसे चुका दिए सुनील जी को, तो आपका क्या? यही बात हो गई ना? सुन तो लीजिए, मैं इसी का जवाब दे रहा हूं। अगर ये मामला इतना ही सरल होता और इतना ही सीधे किस्म के आरोप होते जिस रूप में प्रकट कर रहे हैं सुनील भंसाली जी, आप भी प्रश्न पूछ रहे हैं, फिर 2012 के मामले पे प्रथम चार्जशीट दाखिल होने में अप्रैल 2025 का समय ना लगता कभी भी। इतना लंबा समय तो कभी भी नहीं लगता, नंबर 1। नंबर 2 कि अब देखिए इस मामले में राहुल जी एक सॉरी टू इंटरप्ट यू, खाली संक्षेप में मैं पूरा कर देता हूं 2 पंक्ति में। राहुल जी एक में फैक्चुअल करेक्शन खाली कर दूं, एडिशन कर दूं। जो जानकारी मेरी है, और खुद आज इन्होंने, अभिषेक मनु सिंघवी साहब ने ये बात कही अपनी पीसी में कि जो सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने मामला दर्ज किया था शुरू में, उसको उन्होंने उस पर स्टे ले लिया बाद में, तो वो जो केस था 2013 में दाखिल हुआ था वो रुक गया। अलग से ईडी ने बाद में इस मामले की पड़ताल शुरू की है, और अब ईडी ने इस पर जाकर ये चार्जशीट दाखिल की है। तो ये दोनों मामले अलग हैं जी। अब मैं बता रहा हूं, देखिए 2023 में ईडी ने जो है कि वो मामला दर्ज किया, और 2024 में ट्रिब्यूनल की तरफ से ईडी को आदेश आया कि 1 साल में आप चार्जशीट दाखिल कीजिए। तो इसका मतलब है चार्जशीट दाखिल करने के इनके पास पर्याप्त सबूत नहीं थे। नंबर 1 चीज जो मैं कहना चाह रहा हूं। नंबर 2, अब मैं हमारे लाइन को मैं संक्षेप में, ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं ये चीज कहना चाह रहा हूं, एजीएल कंपनी अगर जो है कि वो संकट में थी और उसको कर्ज मुक्त बनाने के ये प्रयास हुए, क्योंकि 2002 से 2011 के दरमियान में 90 करोड़ के अलग अलग कर्ज राशि जो है कि उनको प्रदान किया गया कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस ने यंग इंडिया बनाया और उसमें लगातार एजीएल के तमाम जो शेयरधारक, कांग्रेस ने नहीं बनाया, सॉरी टू ऑब्जेक्ट यू, सुन लीजिए अजय जी, कांग्रेस पार्टी की नहीं है वो संस्था। मैं अजय जी एक लाइन में मैं क्लियर कर दूं, सामान्य भाषा में समझा रहा हूं मैं। अब मैं तथ्यात्मक तौर पर गलत हो तो आप जरूर टोकिए। मैं कह रहा हूं कि एजीएल को 90 करोड़ का लोन मिला या नहीं मिला? 90 करोड़ का लोन मिला के बदले में इक्विटी आई। यह अर्थशास्त्र के बेहद सरल सामान्य नियम है। अब इसको जिस तरह से उलझाया जा रहा है, किया जा रहा है, देखिए राजनीति में टाइमिंग का बड़ा महत्व होता है जी। हाँ, भारतीय जनता पार्टी तो शायद आप जो कह रहे हैं कि तब क्यों नहीं, इतने दिन क्यों लगे, कहीं इसके पीछे भी कोई टाइमिंग तो नहीं है राजनीति की, या क्या है? टाइमिंग है इसमें। एब्सोल्युटली। चलिए, इस पर अभी बहुत दिन हम लोगों को बातें करनी होंगी। इस वक्त समय खत्म हो गया है। मैं अब
सुनील जी के पास आपकी बातों के क्लैरिफिकेशन के लिए नहीं जा पाऊंगा, लेकिन अभी तो इस पर सियासत की शुरुआत हुई है, आगे भी बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, सुनील जी। तो हम उम्मीद यही करें कि मामला अदालत तक पहुंचा है। सालों से ये चला आ रहा मामला वाकई क्या घपला का है या फिर बदला का है, ये भी तस्वीर साफ होगी। लेकिन यहां पर कुछ ही पलों में देश दुनिया की सभी बड़ी खबरें दिन भर की। बने रहिए हमारे साथ।